तो कहानी की शुरुआत एक अंडरग्राउंड फाइट से होती है जिसमें कार्टर नाम का एक फाइटर एक गंजे आदमी से लड़ रहा था। कार्टर उस पर जबरदस्त हमले करता है और उसे आधमरा कर देता है। कार्टर एक मशहूर फाइटर है और लोग उसकी फाइट्स देखने के लिए आते रहते हैं। तभी कहानी के असली हीरो डेल्टन की एंट्री होती है। जैसे वो रिंग में एंटर करता है, दर्शक जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। जब डेल्टन अपनी हुडी उठाता है तो कार्टर की हालत खराब हो जाती है। उसे पता था कि वो डेल्टन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो फाइट से हटने का फैसला कर लेता है और लड़ने से मना ही कर देता है। डेल्टन बिना लड़े ही विजेता घोषित कर दिया जाता है और सारा इनाम उसे मिल जाता है। जैसे ही वो रिंग से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ता है, एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी कार्टर की जीत पर पैसे लगा चुका था, लेकिन कार्टर के फाइट छोड़ने के कारण उसे भारी नुकसान हुआ। गुस्से में वो आदमी डेल्टन के पेट में चाकू घोंप देता है, लेकिन डेल्टन बिना किसी दर्द का एहसास किए वहीं शांत खड़ा रहता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वो आदमी घबरा जाता है और भाग जाता है। डेल्टन अपनी कार से टेप निकालता है और अपने जख्म को कवर कर लेता है। तभी वहाँ एक महिला आती है जिसका नाम फ्रैंकी है। वो डेल्टन को पहचान लेती है और उसे अपने बार के बारे में बताने लगती है। फ्रैंकी उसे बताती है कि उसके बार में कुछ गुंडे रोज झगड़ा करने के लिए आते हैं और बार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो पुलिस की मदद ले चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो डेल्टन से पूछती है कि क्या वो उसके बाउंसर के रूप में काम करेगा। डेल्टन कभी यूएफसी फाइटर रह चुका होता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स के कारण मशहूर भी है। फ्रैंकी उसे $5000 प्रति महीने की सैलरी ऑफर करती है। डेल्टन जवाब देता है, मेरे पास घर नहीं है और ना ही खाना और ना ही ढंग की कार। मैं इस बारे में आपको सोचकर जरूर बताऊंगा। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो रेलवे ट्रैक पर रुक जाता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। तभी उसके दिमाग में फ्रैंकी के ऑफर के बारे में विचार आता है। वो गाड़ी को बैक करके फ्रैंकी के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अचानक एक ट्रेन तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है। डेल्टन की कार पटरी पर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन उससे टकराती है वो किसी तरह बच जाता है। डेल्टन समझ जाता है कि ये उसकी गर्दन की मजबूत मांसपेशियों का नतीजा है। अगर गर्दन मजबूत हो तो शरीर बड़े से बड़े झटके को झेल सकती है। यही वो पल था जब डेल्टन फैसला करता है कि वो फ्रैंकी के बार में काम करेगा। अब अगले दिन डेल्टन अपनी जरूरी सामान के साथ शहर पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात चार्ली नाम की लड़की से होती है जो एक बुक स्टोर चलाती है। चार्ली और उसके पिता डेल्टन को बार का रास्ता बताते हैं। डेल्टन आखिरकार फ्रैंकी के बार में पहुंच जाता है जिसका नाम द रोड हाउस है। ये नाम देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। बार के अंदर पहुंचकर वो एक वेटर बिली से मिलता है जो उसे वहाँ के माहौल के बारे में कुछ बातें बताता है। डेल्टन पहले से ही मशहूर था, इसलिए वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बार में उस समय शांति का माहौल था जो डेल्टन को अच्छा लगता है। बार की वेटर्स में से एक लॉरा उससे कहती है कि अब जब वो आ ही गया है तो वो सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात को बार में अचानक कुछ लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे पर बोतलें फेंक कर मारने लगते हैं। डेल्टन इस झगड़े को साइड में बैठकर देख रहा था और मजे ले रहा था। थोड़ी देर बाद एक बाइकर गैंग बार में घुस आता है। वेट्रेस लॉरा समझ जाती है कि अब मामला खराब हो चुका है। डेल्टन आखिरकार अपनी सीट छोड़ता है और उन गुंडों के पास जाता है, लेकिन वो सीधा उन पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वो बाहर उनकी बाइक्स के पास जाता है और उन्हें खराब करना शुरू कर देता है। गुंडे जब ये देखते हैं तो वो तुरंत बाहर भागते हैं। डेल्टन उन पर हंसते हुए पूछता है, तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा ना? फिर वो मजाक में पूछता है, तो पास में कौन सा हॉस्पिटल है? गुंडे उसकी बातों पर हंसते हैं, लेकिन तभी डेल्टन उन पर हमला कर देता है। वो उनमें से एक की जमकर पिटाई करता है और उनके 32 दांत तोड़ देता है। इसके बाद वो खुद ही फ्रैंकी की कार में उन गुंडों को बिठाकर हॉस्पिटल छोड़ भी देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, वाह, खुद ही मारता है और खुद ही इलाज कराता है। जब डेल्टन हॉस्पिटल से निकलने वाला होता है तो एक नर्स उसे रोक लेती है। उसका नाम एली था। एली मजाक में कहती है, पहले गुंडों को मारते हो फिर उनका इलाज भी कराते हो, वाह भाई, ये बढ़िया है। फिर वो डेल्टन को देखती है और कहती है, तुम्हें भी चोट लगी है, चलो अंदर चलकर पट्टी करवा लो, चलो। जब एली उसकी पट्टी कर रही होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या सच में तुम अपनी सारी फाइट्स जीत जाते हो? डेल्टन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कोई भी इंसान हर फाइट जीत नहीं सकता। डेल्टन का ये जवाब एली को काफी गहरा और सच्चा लगता है। वैसे तो डेल्टन काफी सख्त और ठंडे स्वभाव का इंसान होता है, लेकिन एली के सामने वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, यानी सहज। पट्टी करवाने के बाद डेल्टन हॉस्पिटल से निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग अब भी उस पर नजर रखे हुए होते हैं जो उसे मारने की फिराक में है। डेल्टन सीधा फ्रैंकी के पास वापस जाता है। फ्रैंकी उसे 1 हफ्ते की सैलरी दे देती है और उसे उसका अगला काम बताती है। वो कहती है, अब तुम्हें मेरा बोट हाउस गिराना होगा। ये काम थोड़ा सावधानी से करना क्योंकि वहाँ पानी में मगरमच्छ रहते हैं। एक गलती और तुम्हारी कहानी खत्म। डेल्टन उसकी बात ध्यान से सुनता है। फ्रैंकी वहाँ से चली जाती है और डेल्टन काम स्टार्ट कर देता है। जब वो बोट हाउस का नाम देखता है जिसमें लिखा था द बोट, तो उसे फिर से हंसी आ जाती है। कहता है कि आखिर किसने इस बोट का नामकरण किया है भाई? वो खुद से सवाल करता है और काम में जुट जाता है। डेल्टन रात बोट में ही बिताने का फैसला करता है। जब वो सो रहा होता है तो उसे सपना आता है।
वो अपनी आखिरी यूएफसी फाइट देख रहा होता है अपने सपने में। पूरा स्टेडियम उसका नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन ये सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि अचानक लॉरा बोर्ड पर आ जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। लॉरा उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। वो डेल्टन को बताती है कि बार के पास कई गुंडे घूम रहे हैं जो वहाँ पर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। डेल्टन को ये जानकर हैरानी होती है कि बार के पास कई गुंडे घूम रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा चिंता नहीं करता और अपने अगले काम पर ध्यान देने का फैसला करता है। इसी बीच उसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो चार्ली के बुक स्टोर जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो उसे कुछ लोग बाइकर गैंग के बारे में चर्चा करते हुए मिलते हैं। वो उन्हें नजरअंदाज करता है और सीधे स्टोर के अंदर चला जाता है। जैसे वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो बाहर आता है और देखता है कि कुछ गुंडे स्टोर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। चार्ली भी बाहर आ जाती है और उन गुंडों को एक डंडा दिखाकर डराने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसकी इस कोशिश पर हंसने लगते हैं और उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। तभी डेल्टन चुपचाप चार्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है। गुंडे जैसे ही उसे देखते हैं उनकी हंसी गायब हो जाती है। वो उसे पहचान जाते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से रफा दफा। इस घटना के बाद अगले सीन में एक बड़ी बोर्ड दिखाई जाती है। ये बोर्ड उन गुंडों के बॉस ब्रेंट की है जो इस पूरे इलाके में डर और आतंक का माहौल बना रहा था। ब्रेंट बोर्ड पर आराम से शेविंग कर रहा होता है। तभी उसके गुंडे उसे रिपोर्ट देने के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि वो जो सोच रहे थे वो कर नहीं पाए क्योंकि डेल्टन ने उनके काम में दखल देना शुरू कर दिया। ये सुनते ही ब्रेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ब्रेंट ने अपने गुंडों को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो स्थानीय व्यापारियों को डराए ताकि वो अपनी दुकानें बंद कर दे। उसका लक्ष्य ये था कि वो इस पूरी जगह पर कब्जा कर लेगा और एक बड़ा होटल बना देगा। लेकिन अब डेल्टन उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। उधर बार में एक और फाइट शुरू हो जाती है। डेल्टन बिली को फाइटिंग के कुछ नियम सिखाने का फैसला करता है। डेल्टन बिली से कहता है, अगर कोई चाकू से तुम पर हमला करे तो हमेशा 2 कदम पीछे हट जाना और सामने वाले के करीब मत जाना। बिली उसकी बात को ध्यान से सुनता है और इसे आजमाने के लिए तैयार भी हो जाता है। जैसे ही बार में झगड़ा बढ़ता है, बिली उन गुंडों के खिलाफ लड़ने के लिए उतर पड़ता है। वो एक गुंडे को अच्छी तरह से पीट डालता है, लेकिन तभी दूसरा गुंडा पीछे से उस पर हमला कर देता है। डेल्टन इस सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आता है और गुंडे को वहीं पीट डालता है। समय के साथ डेल्टन ने बिली को पूरी तरह से एक्सपर्ट बना दिया था। बिली समझदार लड़का था और उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। एक दिन डेल्टन की नजरें रेफ नाम के एक लड़के पर पड़ती है। वो देखता है कि रेफ के हाथों पर घूंसे के कई निशान हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये पक्का एक बॉक्सर है। डेल्टन अब बिली और रेफ दोनों को फुल ट्रेनिंग देने लगता है। अब जब बार में कभी भी झगड़ा होता है तो बिली और रेफ ही सिचुएशन को संभाल लेते थे। डेल्टन बस शांत बैठकर सारा नजारा देखता और मजे लेता। रात के समय डेल्टन एक नशेड़ी को बार से बाहर निकालने में मदद करता है। जब वो उसे छोड़कर वापस आ रहा होता है तो उसे बाइकर गैंग के लोग देख लेते हैं। वो आंखों ही आंखों में उसे धमकी देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो जल्द ही डेल्टन को मारने की योजना बना रहे हैं। डेल्टन को हर रात अपनी पुरानी यूएफसी फाइट्स के सपने आते हैं। वो देखते हैं कि कैसे वो अपने ओपोनेंट्स को एक ही मुक्के में ढेर कर देता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी अलग हो चुकी थी और उसे इस नई चुनौती का सामना करना था। अब अगली सुबह डेल्टन बार में बैठा था, तभी एली वहां पर पहुंच जाती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और हल्का फुल्का फ्लर्ट भी करते हैं। डेल्टन आमतौर पर सख्त इंसान था, लेकिन एली के सामने वो थोड़ा सहज महसूस करता था। रात को फ्रैंकी डेल्टन के पास आती है और उसे उसकी सैलरी देती है। फिर वो उसे बताती है कि अब उसे बोट हाउस जाना होगा। डेल्टन वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ती है और उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है। आखिरी समय पर डेल्टन एकदम से कूदकर बच जाता है, लेकिन कार अभी भी रुकती नहीं है। वो दोबारा डेल्टन को टक्कर मारने की कोशिश करती है। इस बार कार और डेल्टन दोनों ब्रिज से टकराकर नीचे पानी में गिर जाते हैं। डेल्टन खुद को किसी तरह बचा तो लेता है और तैरकर बोट हाउस तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर बाइकर गैंग का लीडर उसका इंतजार कर रहा होता है। डेल्टन तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो टेबल को जोर से लात मारता है और अपने दुश्मन को पानी में गिरा देता है। बाइकर गैंग का लीडर बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन फ्रैंकी की बात सच साबित होती है। पानी में सच में मगरमच्छ थे। कुछ ही देर में वो पूरी तरह पानी में समा जाता है। सुबह होते ही पुलिस बाइकर गैंग के लीडर की लाश ढूंढने आती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। डेल्टन इसके बाद चार्ली के बुक स्टोर जाता है, जहाँ चार्ली उसे रोड का एक मैप दिखाती है। डेल्टन को अब यह महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगने लगता है कि कोई लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब डेल्टन बुक स्टोर से बाहर निकलता है तो एक आदमी अचानक उसके सामने गन तान देता है। वो कहता है, कार में बैठो, मेरा बॉस ब्रेंट तुमसे मिलना चाहता है। डेल्टन शांत रहता है और धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हें पता है क्या, अगर तुम्हारी उंगली टूट जाए तो तुम गन पकड़ नहीं पाओगे। इतना कहते ही डेल्टन उसकी उंगली तोड़ देता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। डेल्टन उसे धमकी देता है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था भाई, अब यहाँ से चुपचाप भाग जाओ वरना जिंदा नहीं बच पाएगा तू। और अपने बॉस ब्रेंट को कह देना कि अगर मिलने की इच्छा इतनी है तो रोड हाउस आ जाए, मैं हर शाम वहीं रहता हूँ। इसके बाद डेल्टन वापस बोट हाउस लौट जाता है। फ्रैंकी से बातचीत करने के दौरान डेल्टन उससे पूछता है, ब्रेंट और उसकी बाइकर गैंग इस जगह के लिए इतने पागल क्यों है? फ्रैंकी जवाब देती है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन शायद इस जगह में कुछ तो खास बात है।
इधर ब्रेंट का आदमी उसके पास जाकर पूरी रिपोर्ट देता है कि डेल्टन अभी भी जिंदा है। ब्रेंट को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक आदमी की वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो रहा है। तभी ब्रेंट के पिता का जेल से फोन आता है। ब्रेंट फोन उठाता है लेकिन बिना कुछ बोले सीधे फोन को पानी में फेंक देता है। फिर वो अपने आदमी से कहता है, जाओ और मेरा फोन ठीक करवा के ला। इसी बीच कॉर्नर नाम का खतरनाक आदमी शहर में आता है। कॉर्नर को ब्रेंट के पिता ने भेजा था ताकि वो ब्रेंट के फैलाए हुए रायते को समेट सके। कॉर्नर आते ही लोकल बिजनेस वालों की कई दुकानों में आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह डेल्टन बोट हाउस पर होता है। तभी एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बोट लेकर वहाँ पर आती है। वो डेल्टन से कहती है, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। डेल्टन और एली बोट में घूमने के लिए निकल जाते हैं। बोटिंग के दौरान एली उसे अपने फेवरेट पिकनिक प्लेस पर ले जाती है। वहाँ पर डेल्टन एली को ब्रेंट के बारे में सब कुछ बताती है। एली जवाब देती है, ब्रेंट एक अमीर परिवार से आता है और वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि यहाँ कुछ बड़ा बिजनेस शुरू कर सके। तुम उससे थोड़ा बचकर रहना, वो खतरनाक है बहुत। फिर वो डेल्टन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन डेल्टन इस बारे में बात करने में थोड़ा असहज महसूस करता है। एली उसे समझाती है, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ ऑलरेडी। डेल्टन हिम्मत करके अपनी जिंदगी की कुछ बातें एली से शेयर करता है। धीरे धीरे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब कॉर्नर, जो ब्रेंट के पिता द्वारा भेजा गया था, अब पूरी स्थिति को अपने तरीके से संभालने के लिए तैयार था। वो शहर में आकर लोकल बिजनेस मालिकों को धमकाने लगता है और कई दुकानों में आग भी लगा देता है। उसका मकसद साफ था, ब्रेंट के लिए रास्ता साफ करना और डेल्टन को हटा देना। इसी बीच ब्रेंट चार्ली की वर्कशॉप पर हमला करने की योजना बना रहा था। वो सोचता है कि पूरे इलाके में डर का माहौल बना दे ताकि लोग उसके खिलाफ खड़े ही ना हो सके। दूसरी ओर डेल्टन अपनी नाइट शिफ्ट के लिए रोड हाउस पहुंचता है। ये पहली बार था जब उसकी फेस टू फेस ब्रेंट से मुलाकात होती है। ब्रेंट डेल्टन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी यूएफसी फाइट्स के बारे में सब कुछ पता है। तुमने एक फाइट में अपने ओपोनेंट के मुंह पे इतने मुक्के मारे कि वो मर ही गया। डेल्टन इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन वो समझ जाता है कि ब्रेंट उसे धमका रहा है। इसके बाद ब्रेंट अपने सबसे ताकतवर आदमी कॉर्नर को आदेश देता है कि वो डेल्टन से निपटे। कॉर्नर तुरंत बार के अंदर जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। वो एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी भी करता है, जिससे माहौल खराब हो जाता है। बिली और रैफ इस स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉर्नर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो दोनों को बहुत बुरी तरह से पीट देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। डेल्टन अब तक कुर्सी पर बैठा ये सब देख रहा होता है। कॉर्नर गुस्से में उससे कहता है, क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है तूने? लड़ मुझसे। डेल्टन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांत रहता है। कॉर्नर ये देखकर और गुस्से में आ जाता है और डेल्टन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कॉर्नर डेल्टन पर लगातार हमला करता रहता है और उसे बार से बाहर निकाल देता है। डेल्टन पहली बार इस लड़ाई में कमजोर पड़ता दिखता है, लेकिन तभी पुलिस और एली वहां पर आ जाते हैं, जिससे मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है। डेल्टन ये समझ जाता है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। वो अपना सामान समेटता है और बोट हाउस लौट जाता है। फ्रैंकी वहां आती है और डेल्टन को पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है, ब्रेंट इस इलाके को खरीदकर यहाँ एक बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, इसीलिए वो हर जगह गुंडे भेजकर लोगों को धमका रहा है। डेल्टन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये तुम्हारा मामला है, मुझे इसमें मत घसीटो और तुमने मुझसे ये सच्चाई छिपाई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फ्रैंकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेल्टन अब अपना मन बना चुका होता है। इधर ब्रेंट का एक आदमी उसे खबर देता है कि डेल्टन अभी भी जिंदा है और उसने शहर छोड़ने से मना कर दिया। ब्रेंट ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। डेल्टन जब बस स्टॉप की तरफ जा रहा होता है तो उसे अचानक एक भयानक नजारा दिखता है। चार्ली के बुक स्टोर में आग लगी होती है। फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां पर होते हैं और बताते हैं कि चार्ली और उसके पिता बुरी तरह घायल हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। डेल्टन ये सुनकर रुक जाता है और कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब वो सीधा ब्रेंट के घर पहुंच जाता है। वहां उसे ब्रेंट का एक गुंडा मिलता है। डेल्टन उसे पकड़कर कहता है, तुम लोगों ने चार्ली के बुक स्टोर को जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो उस गुंडे की हड्डियां तोड़ देता है और उसे पानी में फेंक देता है। डेल्टन अपने डर के बारे में कहता है। वो कहता है, मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर कोई मुझ पर हमला करे तो मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा, और अगर मैं गुस्से में आ गया तो सामने वाले की मौत तय है। जब वो ब्रेंट के घर से निकल रहा होता है तो एक और गुंडा उसे देख लेता है। डर के मारे वो सब कुछ उगल देता है और बताता है कि ब्रेंट बहुत सारा पैसा लेकर एक बड़े आदमी से मिलने गया है। डेल्टन अब उस जगह पहुंच जाता है और देखता है कि ब्रेंट और एक करप्ट पुलिस वाला वहां पर मौजूद है। डेल्टन बिना कोई मौका दिए उस करप्ट पुलिस वाले को मार देता है और वहां से पैसे से भरा बैग उठा लेता है। पैसे देखकर डेल्टन के मन में एक पल के लिए लालच आ जाता है। वो सोचता है, इन पैसों से मैं पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ, लेकिन तभी वो अपनी सोच को झटकता है और पुलिस को फोन करके मर्डर की रिपोर्ट करता है। अब पुलिस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। इसी बीच एली का पिता डेल्टन से मिलने आता है और बताता है कि ब्रेंट ने एली को किडनैप कर लिया है। वो कहता है जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो एली को नहीं छोड़ेगा। डेल्टन को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचता है कि बात एली की है, इसलिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। डेल्टन अब पैसों से भरा बैग लेकर ब्रेंट से मिलने के लिए निकल जाता है। वो एली के एक्स बॉयफ्रेंड की बोट लेकर जाता है और सीधे ब्रेंट के ठिकाने तक पहुंच जाता है।
लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि ये सब एक जाल था। ब्रेंट पहले से ही कहीं और जा चुका था और वहाँ कोई था ही नहीं। डेल्टन ये समझ चुका था कि अब उसे ब्रेंट को ढूंढना होगा। वो वापस बोट हाउस की तरफ लौटता है जहाँ उसे एली का पिता ब्रेंट के साथ बैठकर शराब पीता हुआ दिखता है। डेल्टन को ये देखकर झटका लगता है। एली के पिता कहते हैं कि उसने एली की किडनैपिंग के बारे में झूठ बोला था ताकि ब्रेंट को पैसे मिल सके, लेकिन तभी ब्रेंट उसकी बात काटते हुए कहता है, मैंने एली को सच में किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही डेल्टन का गुस्सा 7 में आसमान पर पहुंच जाता है। ब्रेंट अब पैसे की मांग करता है और कहता है कि जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे वो एली को छोड़ देगा। डेल्टन इस बात को टालने के लिए इधर उधर देखता है और तभी कॉनर की बोट सामने आती हुई दिखती है। ये वो बोट थी जिसमें डेल्टन ने पहले से ही बम फिट कर रखा था। डेल्टन मौके का फायदा उठाते हुए रिमोट का बटन दबा देता है और बोट में जोरदार धमाका हो जाता है। विस्फोट की वजह से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। डेल्टन इस मौके का फायदा उठाकर एली को ढूंढना शुरू कर देता है। वो उसे एक कमरे में बंद पाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, एक खिड़की से तेजी से पानी अंदर आना शुरू हो जाती है। बोट धीरे धीरे डूबने लगती है। डेल्टन और एली किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों पानी में कूद जाते हैं और तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ते हैं। उसी समय कॉनर जिंदा निकल आता है और डेल्टन के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच पानी के अंदर ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एली किसी तरह से बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ब्रेंट भी वहीं है। ब्रेंट उसे पकड़ लेता है और चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। डेल्टन और कॉनर की फाइट अभी भी जारी रहती है। कॉनर काफी ताकतवर था, लेकिन डेल्टन किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक डेल्टन बोट को पलट देता है जिससे कॉनर पानी में गिर जाता है, लेकिन ब्रेंट अभी भी एली को पकड़कर रखा होता है और उसे छोड़ता ही नहीं। ब्रेंट अपनी बोट लेकर डेल्टन की बोट से टकरा जाता है जिससे डेल्टन हवा में उछल जाता है, लेकिन गिरने के बजाय वो सीधा ब्रेंट की बोट पर लैंड करता है। अब डेल्टन और ब्रेंट के बीच फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच घातक हाथापाई होती है। लड़ते लड़ते बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और बोट किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। डेल्टन ब्रेंट के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे ब्रेंट संतुलन खो बैठता है और बोट तेज रफ्तार से किनारे से टकरा जाती है। डेल्टन और एली इस हादसे से ठीक पहले ही पानी में कूद जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। डेल्टन जैसे ही पानी से बाहर आता है, कॉनर उस पर हमला कर देता है। दोनों फिर से आपस में भिड़ जाते हैं। कॉनर को अब भी ये विश्वास था कि वो डेल्टन को हरा सकता है, लेकिन इस बार डेल्टन पूरी तरह तैयार था। कॉनर ने एक चाकू निकाला और सीधे डेल्टन के पेट में घोंप दिया। डेल्टन दर्द से कहराता है, लेकिन वो अब भी खड़ा रहता है। कॉनर उसे दूसरी बार चाकू मारने ही वाला होता है, तभी ब्रेंट वहां पर आ जाता है। कॉनर को अब समझ में नहीं आता कि क्या करना है अब, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेल्टन कॉनर के पेट में एक चाकू घुसेड़ देता है। इसके बाद वो कॉनर के शरीर पर कई बार हमला करता है जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। अब पुलिस भी आ चुकी थी वहां पर। एली के पिता डेल्टन से कहते हैं, तुम्हें अब शहर छोड़ देना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। डेल्टन अब ये जानता था कि उसका काम खत्म हो चुका है। फ्रैंकी का रोड हाउस अब पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था। डेल्टन अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठता है। उधर चार्ली के पिता अपने घर में पैसे से भरा बैग देखते हैं। वो तुरंत बाहर निकलते हैं ताकि वो डेल्टन को धन्यवाद कह सके, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब तक डेल्टन बस में बैठ चुका था और जा भी चुका था। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।